स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों आज मॉडल पेपर के अंतर्गत 50 क्वेश्चन लेके आए हैं हम हिंदी साहित्य के। संपूर्ण हिंदी साहित्य से रिलेटेड होंगे जो नेट GRF और हिंदी से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के क्रोचे के अव्यंजनावाद की भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो ऑप्शन है रस सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ऋत सिद्धांत। एक बार और प्रश्न देख लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्रोचे के अव्यंजनावाद के भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो वक्रोक्त सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले भी हम MCQ कर चुके हैं, देख लें आप हमारे चैनल में जाके। बहुत से हिंदी साहित्य के MCQ कवि परिचय और हिंदी से रिलेटेड हिंदी साहित्य के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, कालरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। तो कालरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। ऑप्शन है वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। और तीसरा है कविता में समन्वय का विशेष महत्व है। और चौथा ऑप्शन है कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है। तो कालरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन नंबर बा, वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते थे, यही असंगत कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। तो क्रोचे के संबंध में असंगत कथन पूछ रहा है। ऑप्शन है क्रोचे का अव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू होता है, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। दूसरा ऑप्शन है क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है। तीसरा ऑप्शन है क्रोचे के मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वतावातक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। और चौथा ऑप्शन है क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। तो कौन सा कथन असंगत पूछ रहा है क्रोचे का? तो क्रोचे के मार्क्सवाद द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वमत भौतिकवाद को स्वीकार किया है। ये थोड़ा मिस स्टैंडिंग है, देख लें। तो यही सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। असंगत कथन है क्रोचे का। बाकी क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक एस्थेटिक है, यही सही है। ऑप्शन आ भी सही है, ऑप्शन द भी सही है, आत्मवादी दार्शनिक थे, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। ऑप्शन है कॉलरिज, लोंजाइनस, प्लेटो, T.S. एलियट। तो बायोग्राफी लिटरेरिया के लेखक कौन है? कॉलरिज। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। बता दें दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पहले आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है, यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन है अरस्तु, क्रोचे, कॉलरिज, T.S. एलियट। तो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द T.S. एलियट। द नंबर सही हो जाएगा। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है, यह मान्यता किसकी है? T.S. एलियट की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, T.S. एलियट का मत नहीं है। तो T.S. एलियट का मत नहीं है, तो ऑप्शन है कला की जैविक सत्ता होती है, कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, कला का संवेग वैयक्तिक होता है। तो इसमें T.S. एलियट का कौन सा मत नहीं सही मत नहीं है? कला का संवेग वैयक्तिक होता है। बाकी ये भी सही है, ये भी उसका मत है, ये भी इनका मत है। ऑप्शन नंबर द उनका मत नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। ऑप्शन है मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आदि अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। दूसरा ऑप्शन है गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। तीसरा ऑप्शन है वे मुख्य कल्पना के तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। और लास्ट आंसर ऑप्शन है मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिणाम का अंतर होता है। तो कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा,
वे मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ते थे, तो यही असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, कविता भाव का स्वतंत्र प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, और उसमें मुक्ति का नाम है, मान्यता किसका है? तो ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, टी.एस. इलियट, क्रोचे। तो आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है, ऑप्शन है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है, किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? तो प्रश्न है कि किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? ऑप्शन है परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। ऑप्शन बा है परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। और सा ऑप्शन है परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्य कार्य का कृत मूल्य क्या है। और ऑप्शन दा है परंपरा दाएं के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? ऑप्शन नंबर आ, परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। ये इलियट इस कथन से सहमत नहीं है। बाकी बात सादा तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। तो उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना के असंप्रकृत हैं। ऑप्शन बी है भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। ऑप्शन सा है आदर्श का एक रूप बिंदु प्रारंभ होकर अर्थात का विस्तार कहानी में समाहित है। और ऑप्शन दा है कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए हैं। तो उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ, रचना के आधार पर परिवेश व चेतना असंप्रकृत है, यही असंगत है। बाकी ये संगत है, बा संगत है, सा संगत है, दा संगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 12 कफन कहानी के संबंध में असंगत है। तो कफन कहानी के संबंध में असंगत है। ऑप्शन है कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपने संरचना के नैतिक सम्मानमूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करता है। और ऑप्शन सा है कहानी अर्थमूलक अर्थात के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। ऑप्शन दा है कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कफन कहानी का संबंध में असंगत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधानमूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करता है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन है दक्षिणी भोजपुरी का परिशिष्ट रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्ध मगधी व अपभ्रंश से मानी जाती है। और सा ऑप्शन है भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। ऑप्शन दा है भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन क्या है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्ध मगधी अपभ्रंश से मानी जाती है, यही असत्य कथन हो जाएगा। बाकी ये सत्य कथन है जितने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ढ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो सही आंसर हो जाएगा संयोगात्मकता की ओर झुकाव।
आदिकाल हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है और बाकी ये संबंध में उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। तो इसमें आ दिया है, खा ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्रायः ख लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ब है, भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध सौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। और ऑप्शन सा है, राजस्थानी को मरुभाषा, मरुबानी आदि कहा गया है। और ऑप्शन दा है, राजस्थानी भाषाभाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राजस्थानी भाषाभाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। तो राजस्थानी भाषा संबंध असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर द, राजस्थानी भाषाभाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। ऑप्शन है, मुहूर्त नरसिरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अंचलदास खींचीरी वचानिका, पाबूजीरा दूहा। तो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है ऑप्शन नंबर द, पृथ्वीराज रासो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। ऑप्शन है, मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, ढूंढाड़ी। तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाती। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 कहता है, साहित्य के महत्व के संबंध मार्क्सवादी सिद्धांत विषय असंगत कथन है। तो साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषय असंगत कथन है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है, साहित्य वर्गों के बीच विचाराधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है और वह साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है। ऑप्शन सा है, साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उसकी जड़ें भी खोद सकता है। और ऑप्शन दा है, वर्ग अंचल व अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हुए हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। तो साहित्य के महत्व में संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषय असंगत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर द, और बाकी जो ऑप्शन है ये संगत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है, इस मानसिकता का कोई विचाराधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? ऑप्शन है, उत्तर आधुनिक, निर्वैयक्तिकता, मार्क्सवाद, अव्यंजनावाद। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिक, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न क्रमांक 20। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। तो मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है, कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। अनुभव या बोध की कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप से प्राप्त नहीं होती। और यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। और कला की अभिप्राय संदेश सार तत्ववाद रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है तो ऑप्शन नंबर सा, यथार्थवादी चित्रण यथार्थ के मात्र नकल है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है, उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव संबंध में असंगत कथन है। तो ऑप्शन है, संस्कृत व कला कृतियों भी उत्पाद हो गई और वैशिष्ट का महत्व कम और संख्या का महत्व अधिक है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा, रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्राकृत और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। और ऑप्शन दा है, आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी वर्चस्व बढ़ने लगा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रचनाकार का ध्यान प्रभावी की प्रकृत गुणवत्ता पर ध्यान टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज 50 MCQ लिए हैं और कल हमने 100 MCQ किए हैं। आप आराम से वीडियो देखें, प्रश्नों को पढ़ें और अपना उत्तर सोच लें, उसके बाद ध्यान से प्रश्न का उत्तर देख लें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है, प्रश्न क्रमांक 22 के साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता।
यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन के दृष्टि के निकट है? तो साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता। यह विचार निम्नलिखित किस चिंतन दृष्टि से आता है? कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अवैधन्यवाद, परंपरा और निरवैयक्तिकता सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, विखंडनवाद। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है। यह विचार निम्नलिखित किस चिंतन दृष्टि है? तो विखंडनवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन है जॉक देरिडा, कार्ल मार्क्स, सुधीर पचौरी, F.R. लुईस। तो सही आंसर हो जाएगा जॉक देरिडा। विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं जॉक देरिडा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखें सब पिछले प्रश्न आए हुए जितने प्रश्न हैं सब कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। नीट JRF के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी से रिलेटेड हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 है उत्तर आधुनिकवादी सोच के विकसित होने के कारण में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है भूमंडलीकरण, एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद और साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर आधुनिकवादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन। यही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 कहता है यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और राष्ट्रों में प्रसिद्ध है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कहानी 16वीं शताब्दी के विषय की लिखी हुई है और राष्ट्रों में प्रसिद्ध हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सत्यान या गणपति चंद्र गुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और राष्ट्रों में प्रसिद्ध हुई है। पद्मावती समय के विषय में कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 है मन अति भयो हुलास विगत जन्म को कि किरण रवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जान कीर छवि। उत्तर काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? ऑप्शन है पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती की सहेली। तो इसमें किसका उल्लेख है? पद्मावती। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। देखने एक बार फिर, मन अति भयो हुलास विकस जन कोक किरण रवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जान कीर छवि। काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो पद्मावती। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया जहां तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। तो ऑप्शन है शील और करुणा का संबंध, कर्ण के प्रति निरासक्ति और स्व का अन्वेषण, अणशक्ति और तटस्थता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शील और करुणा का संबंध। प्रश्न देख लें, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया जहां तक शील और करुण का संबंध है। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 है अजय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम है। तो अजय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम क्या है? गैगरीन। ऑप्शन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। प्रश्न क्रमांक 29 है उजाले की मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। ऑप्शन है स्वर का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकुलश स्थिति और पर ब्रह्म की अनुभूति, पानी की भांति उलीचना। तो सही आंसर हो जाएगा उजाले की मुजाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, सही आंसर हो जाएगा पानी की भांति उलीचना। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 कहता है टार्च उठाकर देखा दीवार से दाहिने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं में सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन है लाल चींटियां, चूहिया, तिलचट्टा, खटमल। तो सही आंसर हो जाएगा खटमल। ऑप्शन नंबर द। टार्च उठाकर देखा दीवार से दाहिने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं में सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो खटमल के लिए किया है। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। ऑप्शन है नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को प्रेरणा देकर दूसरों को अलौकित, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम और प्रीतम प्रेम का द्वंद्व भाव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, स्वयं को प्रिय देकर दूसरों को अलौकित।
पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, बाकी संगत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 कहता है राहुल सकृत्यान को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। ऑप्शन है चित्तौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में, फुन छोंग फो फर स्थित प्रसाद में, शक्य के लह खड़ छेन में स्थित स्तूप में, कुशोर गैपोन गांव के देवालय में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चित्तौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 कहता है नटरसी गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। तो ऑप्शन है खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना। ऑप्शन बी है ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना। ऑप्शन सा है लेखक के चोंगे के नीचे दामन प्याले से छू जाना। और ऑप्शन दा है खांचे द्वारा चाय के प्याले को छीन लेना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, लेखक के चोंगे के नीचे दामन का प्याले से छू जाना। तो प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। मेरी तिब्बत यात्रा में फुंदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ आदियों के लिए लोहे की संकल पर चमड़े से बंधी लकड़ियों का झूला है। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होने पड़ता है। यहाँ मंगोलिया और कांसू चीन की ओर से प्रधान रास्ता है। तो अब प्रश्न क्रमांक 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। प्रश्न देख लें एक बार पुनः। मेरी तिब्बत यात्रा में फुंदू के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? यहाँ सामान की लकड़ी का नाव का इंतजाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 कहता है हिंदी 17 बोलियों का अपभ्रंश के किस रूप से संबंध है? तो हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में संबंध नहीं है? तो पैशाची अपभ्रंश से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 है ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। ऑप्शन है जदोबाटी, डोंगी, सिपाड़ी, सिकरवाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है सिपाड़ी। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 कहता है कम्मान बाण छूटे ही अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन श्रोण बहुत अस रगत रेत। उक्त पंक्तियों में किनके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन है पृथ्वीराज की सेना, शाहबुद्दीन गौरी की सेना, शाहबुद्दीन की सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्रशेखर की सेना, या शाहबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। तो सही आंसर है पृथ्वीराज की सेना व समुद्रशेखर की सेना। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। इस पंक्तियों में किनके मध्य युद्ध हो रहा है? तो पृथ्वीराज की सेना और समुद्रशेखर की सेना। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38। प्रश्न क्रमांक 38 कहता है साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। तो साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में कौन सा है? 20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का 5वां दशक, 20वीं शताब्दी का 6वां दशक और 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। तो सही आंसर हो जाएगा 20वीं दशक का छठा दशक। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित कौन सा है? तो 20वीं शताब्दी का छठा दशक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39। अखड़ियां छाई पड़ी पथ निहार निहारी, जिभड़िया छाल पड़े राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो ऑप्शन है नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना, अद्वैतवाद, वेदांत। तो सही आंसर हो जाएगा सूफी साधना। किन तरह पंक्ति में दी गई मुख्य प्रभाव किस साधना पद्धति का है? तो सूफी साधना। देख लें एक बार। अखड़ियां झाई पड़ी पथ निहार निहार, जिभड़ियां छाल पाड़िया राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो सूफी साधना का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40। दुल्हनी गवाह हूं मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन है
सहचर्यजन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। तो दुल्हनी गवाहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो विषम प्रेम। ऑप्शन नंबर द सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न क्रमांक 41 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमलित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उन्हें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो लाइन दी गई है, पूछ रहा है किसका कथन है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, विजेंद्र स्नातक। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आ। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमर्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। तो मीरा की कविता के अनुपयुक्त है, ऑप्शन है मीरा के काव्य में बिछोह की तड़पन ज्यादा है, मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, मीरा का विद्रोह साध्य है साधन नहीं। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 42, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, मीरा का विद्रोह साध्य है साधन नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43। प्रश्न क्रमांक 43 कहता है, या ब्रज में कछु देखिए रीटोना, पद में प्रति पंक्ति ले हूँ री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है। तो ऑप्शन है आवाज लगाकर दही बेचना, गुजरियों का विक्रय कुशलता, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण और विरह पीड़ा में कृष्ण का बेचने का भाव। तो सही आंसर हो जाएगा प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 का ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44, एक असंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भाई माई, चेला करे गुर लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, और पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डार गुन घर आई, कुत्ता कू लई गई बिलाई, ताल करी सासा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूढ़े, ताकू तीन त्रिभुवन सूझे, पद के संदर्भ में असंगत है। तो इसको आप लोग वीडियो यूज करके देख लें। ऑप्शन है उदरवासी, भक्त की चरम दशा, योग की साधना या ज्ञेयता, योग की साधना या पद्धति। तो प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, भाषा भक्त की चरम दशा। एक बार पुनः देख लें, पढ़ लें आराम से आप लोग। सही आंसर हो जाएगा भक्ति की चरम दशा। प्रश्न क्रमांक 45 है, गोकुल सवै गोपाल उपासी, जोग अंत साधक जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी में ईसपुर से व्यंजित अर्थ है। तो कथन दिया गया है और इसमें ईसपुर से व्यंजित अर्थ है। ऑप्शन है शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, कृष्ण की नगरी। तो सही आंसर हो जाएगा शिव की नगरी, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा आपका। ईसपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46। प्रश्न क्रमांक 46 कहता है, आई जोग शिखावन पाणे, सूर्यदास तीनों नाही उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। तो ऑप्शन है धनिया धान कुम्हाड़ा, प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। और ऑप्शन सा है भक्ति प्रकृत ज्ञान, और ऑप्शन दा है कृष्ण ऊपर हृदय के भाव साधना। तो सही आंसर हो जाएगा आयो जोग शिखावन पाणे, सूरदास नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। तो ऑप्शन नंबर बा, प्रेम भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। तीनों का व्यंग्यार्थ ही है, प्रेम शक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। प्रश्न क्रमांक 47 कहता है, नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव, पंथ से अव्यंजित नहीं है। तो ऑप्शन है नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों में स्वभाव, गोपियों को असूया भाव, यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोदा का कृष्ण प्रेम, ऑप्शन नंबर द। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, तो यशोदा सही आंसर हो जाएगा यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। ऑप्शन है कृष्ण है उद्भव, योगी गोरखनाथ। तो
जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का प्यार किससे? कृष्ण है से। ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? ऑप्शन चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो सही आंसर हो जाएगा आषाढ़, ऑप्शन नंबर द। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ माह से किया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। मॉक टेस्ट का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। देखें, टप टप बूंद पा रही जस ओला, टप टप बूंद पर रही जस ओला, बिरह पवन होई मरे ढोला, पंक्ति में आचार्य रामचंद्र ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। तो ऑप्शन है वात के प्रकोप से अंक का शून्य हो जाना, बिरह रूपी पवन से राग बन उड़ जाना, और कृष्णकाय होने के कारण असंतुलित होना, और ऑप्शन द है शरीर का अत्यधिक कंपित होना। तो सही आंसर हो जाएगा वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। एक बार देखिए, टप टप बूंद पा रही जैसे ओला, बिरह पवन होई मारे डोला, पंक्ति में आचार्य रामचंद्र ने रेखांकित अंश से आशय है वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और दोस्तों को शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से PDF प्राप्त करें। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।